लोकतंत्र की बुनियाद यही होती है कि एक एक वोट भी नहीं छूटनी चाहिए, भले ही आपकी प्रक्रिया कितनी भी लंबी क्यों ना। प्रक्रिया लंबी हो गई, ओवरबर्डन्ड है बेंच, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, ये एक थोड़ा सा दुखद होता है। किसी का भी वोटर क्यों ना छूट जाए। देवजानी, मैं इसको दूसरे तरीके से आपसे पूछना चाहूंगा कि जब इस एसआईआर के नैरेटिव को पेश किया गया तो एक आम धारणा ये बन रही है कि एसआईआर इसलिए किया गया ताकि एक तबके के वोट को काटा जाए, टीएमसी के वोट बैंक को काटा जाए। तो इससे एक दूसरा पक्ष ये भी जाता है कि उनके वोटर ज्यादा एकजुट होंगे, अच्छा मुझे काटने की कोशिश कर रहे लो, और हम जाके एकजुट हो जाते हैं। दूसरा पक्ष कहेगा अच्छा चलो उनके तो बहुत सारे वोटर कटे गए हैं, थोड़े से निश्चिंतता आ जाती है। तो ये फैक्टर कितना काम आता है जमीन पे वोटिंग के दौरान? देखिए, एक बात, 2021 का जो चुनावी परिणाम था, अगर हम वो देखें तो बीजेपी और तृणमूल में 10% के वोट का अंतर था। अभी तक जो एसआईआर में जिनका नाम कटा है, वो अगर परसेंटेज देखें तो 11% से ज्यादा वोटरों का नाम कट चुका है। तो अभी बहुत सारे एनालिसिस इस तरह से भी हो रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। देखिए, ये मैं कार्तिक के जो पॉइंट बता रहे थे, मैं उसी में ये पॉइंट ऐड कर रही हूँ कि इसकी क्लैरिटी अभी भी किसी के पास नहीं है कि किसके ज्यादा वोटर्स कटे हैं। वोटर्स दोनों तरफ के कटे हैं। जब शुरुआत हुई थी इसकी, तो कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी के सरकार के जमाने में बहुत सारे बांग्लादेश से इलीगल वोटर्स आए हैं और उनको कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से हटाया जाए। और तृणमूल कांग्रेस बार बार चुनावी रैली के दौरान इस बात को मुद्दा बना रही थी कि हमारे वोटरों को हटाने के लिए ही एसआईआर किया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि बीजेपी के वोटर्स भी, उनका भी नाम कटा है। सिर्फ वो वोटिंग इलाके नहीं है जहां पे मुसलमान वोटर्स ज्यादा हैं, वैसे इलाके भी हैं जहां पे हिंदू वोटर्स ज्यादा हैं। तो फिलहाल के लिए कल पहला मतदान है, उसके पहले इस बात की क्लैरिटी किसी के पास नहीं है कि किसके कितने वोटर्स कटे हैं। जबकि थोड़े दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बंगाल में, जिसमें तृणमूल कांग्रेस का दावा था कि दोनों पक्षों के जो वोटर्स हैं वो कटे हैं, और उसपे बीजेपी के भी कई सारे वोटर्स हैं उनके नाम कट गए हैं। ये तृणमूल कांग्रेस का अपना दावा है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अभी भी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात, एसआईआर की वजह से लोगों के दिलों में, जो आम गरीब इंसान है बंगाल का, उसके दिल में डर पैदा हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ पे सब्जी मार्केट है, मैं खुद जाती हूँ सब्जी लाने सुबह। वहां पे जो भी वोटर है, मुसलमान वोटर, उनके घरों में, जो राजरहाट इलाके से आते हैं, वहां पे उनके घरों में 2 का नाम है, 5 का नाम कट गया है, 3 का नाम है, 4 का नाम कट गया है। अब ये नाम कट जाना, इसका जो प्रोसेस है कि कैसे आप फिर से ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि कभी जज कुछ कह रहे हैं, कोर्ट की तरफ से एक बयान आ रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो खुद अपना कैंप बनाकर लोगों के नामों का लिस्ट बना रही है, वो कह रही है कि हम कोर्ट जा रहे हैं। तो जो गरीब आदमी है, जो गरीब वोटर है, जो रूरल वोटर है, जो बंगाल के चुनाव का परिणाम तय करेगा, उसके दिल में एक डर बैठ गया है जिसका नाम कट चुका है। एसआईआर ने लोगों के दिलों में डर पैदा किया है। ये चीज हुई है बंगाल में। दूसरी बात, ये बात मैंने आपको कही कि किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आंकड़े अभी भी हमारे सामने नहीं है कि किसके कितने वोटर कटे हैं। बिल्कुल ऐसा करते हैं ना कि हम लोग जब तक, चूंकि इसमें काफी इसके बिल्कुल काफी गहन परीक्षण की बात है, कैसे इसकी समीक्षा की जाए, इस वजह से अभी कुछ कहना मुश्किल है कि ये एसआईआर और वोट कटना किसके पक्ष में किसके विरोध में। एक दूसरा मुद्दा जो काफी लोग चर्चा कर रहे हैं वो कि 15 साल हो गए और अब एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा यहाँ पे हावी हो जाएगी इस पूरे चुनाव में, हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और पश्चिम बंगाल का इतिहास भी रहा है, जब सत्ता देती है जनता तो 3 बार 4 बार के लिए देती है, 3 बार तो हो गया ममता बनर्जी का। तो ये एंटी इनकम्बेंसी कितना काम आएगा, क्योंकि जिस तरीके के भीड़ हम लोग देख रहे हैं, आमतौर पर लोग डर के मारे घरों से निकलते नहीं थे, जिस तरीके की भीड़ रैलियों में देखी जा रही है, रोड शो में देखा जा रहा है, ये सब वाकई किसी बदलाव का संकेत दे रहा है क्या आशुतोष जी? देखिए, इस पूरे मामले में जो सबसे, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। सॉरी, आशुतोष जी, देवजानी कुछ ऐड करना चाहती है। हाँ, बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ, क्योंकि मैं पली बड़ी बंगाल में हूँ, मैंने काम बंगाल में किया है। अब मैं दिल्ली में जब काम कर रही थी 2 साल, तो एक बार मैं टैक्सी से जा रही थी, तो टैक्सी वाले भैया मुझे कह रहे थे कि बंगाल छोड़ दीजिए, वहां पे तो हर दिन दंगे होते हैं, वहां पे हर दिन लोग सड़क पे उतर के एक दूसरे का खून कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। तो
ये मैंने देखा है, दिल्ली में एक नैरेटिव मैंने देखा है बंगाल के बारे में कि बंगाल में हमेशा सड़कों पे निकलना जो है वो बिल्कुल सेफ नहीं है और कभी भी गोली चला देंगे। तो ये शायद नैरेटिव कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया की बनाई भी गई है, लेकिन ऐसा भी कुछ डरावना यहाँ पे है नहीं। मतलब वायलेंस की बात हम कर रहे थे, तो वायलेंस बंगाल के इलेक्शन में हमेशा से हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा से बंगाल के इलेक्शन में वायलेंस हुआ है, लेकिन जिस तरह की छवि बंगाल की बनाई जाती है खासतौर पे हिंसा को लेकर, वो शायद थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब जिस तरह की छवि बनाई जाती है वो शायद पूरी तरीके से सच नहीं है। थैंक यू। ठीक है, पूरी तरह सच नहीं। इस पे मैं संगीत रागे जी आपके भी राय लूंगा इस पे, लेकिन आशुतोष जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, इस पूरे मामले में SIR की वजह से जो एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि जिस ईमानदारी के साथ, जिस ऑब्जेक्टिविटी के साथ ममता बनर्जी की सरकार को लेकर आकलन होना चाहिए और जिसके आधार पर वोटर को यह तय करना चाहिए कि दरअसल ये सरकार उनके हक में काम कर रही है या उनके हक में काम नहीं कर रही है, वो मुद्दा ही कहीं गायब हो गया है। अब SIR को लेकर और जो वुमेन रिजर्वेशन बिल, इन दोनों को लेकर ममता बनर्जी ने पूरे नैरेटिव को बंगला अस्मिता में कन्वर्ट कर दिया है कि दिल्ली वाले आके पश्चिम बंगाल का मजाक उड़ाते हैं, इनको बंगाल की कोई संस्कृति नहीं है और ये बंगाल की संस्कृति को जानते नहीं है और ये बंगाल को इन्वेड करना चाहते हैं, बंगाल को कैप्चर करना चाहते हैं। ये जो नैरेटिव बन रहा है, ये नैरेटिव इस चुनाव में जो ईमानदारी से ममता बनर्जी का आकलन होना चाहिए उसको तो रोकता ही रोकता है। साथ ही साथ मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं, ये बंगला सोसाइटी में एक नए तरीके का एलिनेशन भी पैदा करेगा और ये जो एलिनेशन है ये वाकई में सेंटर स्टेट के बीच में दूरियां पैदा करेगा, दिल्ली और कलकत्ता के बीच में दूरियां पैदा करेगा और कहीं ना कहीं उनके मन में एक बेचैनी पैदा करेगा। मैं बहुत इससे आगे मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जैसे अभी हमारे मित्र संगीत रागी ने जी सॉरी, अपनी बात पूरी करिए फिर मैं बोलता हूं। हाँ, मैं अभी हमारे मित्र जैसे संगीत रागी ने एक बात कही, देखिए हमें अपने शब्दों को बहुत समझ के बोलना है। उन्होंने कहा कि जो 5 पीढ़ी से बांग्लादेशी हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं होना चाहिए। बंगाल में ऐसी बहुत बड़ी संख्या होगी, पंजाब में ऐसी बहुत बड़ी संख्या होगी जो पार्टीशन के बाद जिन्होंने चूज किया कि मुझे हिंदुस्तान के साथ रहना है, आप उनके वोटिंग राइट्स को छीन लेना चाहते हैं क्योंकि वो बांग्लादेश से आए हुए, क्योंकि वो पाकिस्तान से आए हुए। उसमें बहुत बड़ी संख्या उनकी होगी जो मुसलमान नहीं होंगे, जो हिंदू होंगे। जैसे असम के अंदर जब बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल खड़ा किया गया, NRC जब किया गया, तो नैरेटिव ये बना कि बड़ी पैमाने पर मुसलमान आए हैं। जो 16 लाख फाइनल लोगों की लिस्ट बनी उसमें सिर्फ 7 लाख मुसलमान हैं और 9 लाख वो लोग हैं जो दरअसल हिंदू और गोरखा है। तो मैं ये कहता हूं कि हमको संगीत रागे जी जवाब देना चाहते हैं, में भी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि जो बंगाल का आदमी है या असम का आदमी, जो बॉर्डर का आदमी है, वो अपने आप को एलिनेटेड महसूस ना करे, वो भी अपने आप को हिंदुस्तान के ज्योग्राफी के साथ, संस्कृति के साथ इंटीग्रेटेड महसूस करे। संगीत रागे जी। लक्ष्मण जी, कोई व्यक्ति, जैसे कहा जाता था कि बिहार के बारे में कि वायलेंस नहीं होता है और जो है वो बिहार में वायलेंस नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि ये उतना ही गलत है जितना बंगाल के बारे में कहा जाता है कि बंगाल के बारे में एग्जैजरेटेड बातें की जाती है। हम लोगों ने क्या मालदा, मुर्शिदाबाद, बसीरहाट भूल गए क्या? थाने जला दिए जाते हैं, संदेश खाली भूल गए क्या? किस प्रकार से गुंडागर्दी हम किसी को नहीं ये करते हैं। एक IB के डायरेक्टर थे राजेश्वर, उनका एक रिपोर्ट है, बहुत अच्छा रिपोर्ट है, वो 1998 में आया था। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले से जितने हिंदू थे औने पौने दाम पर अपनी जमीन जायदाद बेच करके भाग आए थे। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की रिपोर्ट है और वो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से वो भारतीय जनता पार्टी के अपॉइंटेड नहीं थे। TV राजेश्वर उनका नाम था और बैक टू बैक देश नेशनल प्रतिष्ठित अंग्रेजी डेली में उन्होंने लेख लिखा था। बाद में मैंने भी टेलीग्राफ में लिखा था इस चीज पर कि मैं 1998 की बात करता हूं। तो ये जो बांग्लादेशी मुसलमान जो आ करके और पूरा वहां से पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को सीमावर्ती हिस्से से खदेड़ करके बाहर फेंके, उसमें एक बहुत अच्छी बात यह थी कि
पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने उनके लिए व्यवस्था की। किस बात की व्यवस्था की? वोटर आईडी कार्ड की। उस समय तो आधार कार्ड था नहीं, राशन कार्ड की। क्यों? उनको लगता है कि हमारी न्यूमेरिकल डेमोग्राफी यदि बढ़ती है तो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो ये बातें मत कीजिए कि जो हम फलना बाजार में गए या अमुक बाजार में गए, उनको मन में डर था। डर होना ही चाहिए। ये पता करना चाहिए कि वो कहां से आकर गए, क्योंकि कलकत्ता से जो बांग्लादेश बॉर्डर तक जो सड़क जाती है, वो भी हमारे आकर के, बंगाल के लोग आकर के बताते हैं कि चारों ओर से दोनों साइड रोहिंग्या आकर के बस गए हैं और उनको हटाने की हिम्मत नहीं है। वो उनके उनके कार्डर के तौर पे काम कर रहे हैं ममता बनर्जी के। कार्तिकेय में आ रहा हूं ये भी आपके पास। चाहिए। एक दूसरी बात जो आशुतोष बोल रहे थे, मैं तो बार बार कर रहा हूं कि भाई SIR हुआ था, कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सिर्फ बंगाल में ही प्रॉब्लम होता है। क्यों ऐसा होता है भाई? क्यों बंगाल को ही इस रूप में आप प्रोजेक्ट करते हैं कि वहां उसके साथ गलती हो रही थी? हम तो कह रहे हैं कि कायदे से वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए था। और आज जो लोग बात करते हैं, हर वोट की एक कीमत होती है, हर वोट इक्वल अधिकार, हर व्यक्ति इक्वल अधिकार। यही लोग कहते हैं जब बात हो जाती है कि महिला आरक्षण होना चाहिए, तो कहते हैं अरे आप तो साउथ को आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जो नॉर्थ का भारी पड़ जाएगा। तो क्यों भाई? तो ये हो जाना चाहिए, इस प्रिंसिपल को लागू कर देना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया में जो 5 वोटर हैं उसके बराबर 1 वोटर का अधिकार होना चाहिए, तमिलनाडु को होना चाहिए और केरला को। ये राजनीति दोनों बातें संगीत रागे जी, दोनों बातें संगीत रागे जी सही अपनी अपनी जगह पे, लेकिन दोनों को कोरिलेट करना मुझे पता नहीं, थोड़ा सा लग रहा है कि इलॉजिकल है। एक सेकंड, यही तर्क आशुतोष 2 दिन पहले टेलीविजन चैनल पर यही आशुतोष ये कर रहे थे। हाँ, मैं मानता हूं कि बिल्कुल बंगाल में ममता बनर्जी का आकलन उनके गवर्नेंस के आधार पर किया जाना चाहिए। तो क्या ये आकलन नहीं करना चाहिए कि एक वो गुंडों के पक्ष में आकर के धरना प्रदर्शन करने चली जाती है? ये क्या कोई एक मुख्यमंत्री का चरित्र होता है क्या? क्या ये भूल गए लोग कि कलकत्ता के कमिश्नर को लेकर के जो है वो मुख्यमंत्री सड़क पर आ जाती है, तू तड़ाके करके कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणी भी की कि ईडी के छापे के दौरान आप सुप्रीम को कैसे दखल वहां पे दे सकते हैं। एक मिनट सर, हाँ, आशुतोष जी और कार्तिकेय दोनों जवाब देना चाहते हैं। छोटा छोटा जवाब रखिएगा, ब्रेक पे जाना है मुझे। एक मिनट 45 सेकंड का। आशुतोष साहब, देखिए अभी जो बात अभी संगीत रागी जी कह रहे हैं, बंगाल को इतनी प्रॉब्लम क्या है? अंग्रेजों का शासन तो बहुत अच्छा चल रहा था इस देश के अंदर। सबसे पहले बगावत की चिंगारी तो बंगाल से उठी, तो बंगाल को क्यों प्रॉब्लम है? ये जो तर्क है ना कि बंगाल को लेकर तस्वीर को जो अलग करने की कोशिश में, राष्ट्रवाद की ज्वाला सबसे पहले बंगाल से उठी, विद्रोह की ज्वाला अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बंगाल से उठी। तो बंगाल अगर आज जग रहा है, अगर वो उसको लग रहा है कि उसके साथ एक मिनट अगर उसको लग रहा है उसके साथ अन्याय हो रहा है और अगर उसका प्रतिरोध कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसका प्रतिरोध कर रहा है, तो मुझे लगता है उसका स्वागत करनी चाहिए। एक मिनट संगीत। दूसरी बात, संगीत रागी जी, आपको शायद राकेश कुमार सिंह का नाम याद नहीं है। 56 केसेस उसके ऊपर है, अभी वो उसको बेल मिली है और भारतीय जनता पार्टी ने उस गुंडे को, तथाकथित गुंडे को टिकट दे दिया है। तो जरा दोनों तरफ देख लिया करिए थोड़ा सा। राकेश कुमार सिंह का नाम याद करिए, कोलकाता पोर्ट से उनको टिकट मिला है। 56 केसेस बेल पर भी छूटे हैं और हिस्ट्री शीटर है। कार्तिकेय, मैं तो रागी साहब से अग्री करते हुए ये कह रहा था कि जो ये कह रहे हैं वो, उससे कोई भी वेल मीनिंग हिंदुस्तानी डिसएग्री नहीं करेगा कि अगर कोई घुसपैठ हुआ है तो आखिरी व्यक्ति तक को निकाल देना चाहिए ऑन द रिकॉर्ड। सवाल यह है किस तरीके से उस प्रक्रिया को करना है, उसका समय क्या है। आप चुनाव से कुछ महीने पहले प्रक्रिया शुरू करके पूरी चुनाव की प्रक्रिया को खटास में डाल देंगे तो वो प्रक्रिया का जो क्रेडिबिलिटी है वो अपने आप कम हो जाएगा। 2024 के लोकसभा में जब बीजेपी को रिवर्सल हुआ उसके बाद 1.5 साल था ये पूरी प्रक्रिया करने के लिए। तो मुझे समझ नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन की जो टाइमिंग है, जो पूरी प्रक्रिया को करने का एक तरीका है, अगर हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे तो फिर मैं इस बात से अग्री नहीं कर सकता। मैं उस ऑब्जेक्टिव से अग्री करता हूं। मुझे लगता है आशुतोष जी भी यही कह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्टिव गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये हो रहा है
कि पहले इलेक्शन कमीशन लिस्ट निकालता है, फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, फिर एडजुडिकेशन होता है, फिर कच्चा पक्का एडजुडिकेशन होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। अब बताइए, इलेक्शन तो हमारा सबसे फुल प्रूफ सिस्टम था भारत का। इस पूरे प्रोसेस में अगर इतने स्टेप्स बैक एंड फोर्थ होगा तो वो जो एक विश्वास था लोगों का वो तो डगमगाएगा। एट द सेम टाइम वो ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। तो इसका सिंपल जवाब है कि जिस तरीके से किया गया और जिस टाइमिंग से किया गया, चाहे वो बिहार हो चाहे वो बंगाल हो, वो गलत था। संगीत रागी जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? 15 सेकंड, मुझे ब्रेक पे जाना हुआ हर हाल में। संगीत रागी जी। देखिए, बंगाल का एसआईआर प्रक्रिया जो है वो 6 महीने पहले शुरू किया गया था और सबको पता है। दो बातें मैं जिक्र करना चाहता हूं। जो कह रहे थे कि आसाम के अंदर 9 लाख मिला, उनका आशुतोष को बता देना चाहता हूं कि जो भी बांग्लादेशी मुसलमान वहां पर घुसपैठ करके आए वो उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक डिस्पर्स करके आए। 1997 में अरुण शौरी ने एक पुस्तक लिखी और बांग्लादेशी पत्रकार के हवाले से कहा कि 7 लाख एनसीआर रीजन में बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के रह रहे हैं। 1997 की मैं बात कर रहा हूं। सेकुलर एजेंडा उनकी पुस्तक का नाम है, वॉइस ऑफ इंडिया से पब्लिश है, आप जाकर के पढ़ लीजिएगा। मैं अलग सी बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, 4 महीना पहले उसकी शुरू किया है। बंगाल को मैं इस बात से सहमत हूं कि 1.5 साल पहले से शुरू कर देना चाहिए था, 2 साल पहले से शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि पश्चिम बंगाल मैं मानता हूं कि वहां एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, वाकई वो सभ्यता और संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। मैं फिर इस पर जोर देकर के कहता हूं, वरना पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को वही दशा होगी जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की दुर्दशा आज हो रही है, वो भी बांग्ला संस्कृति के नाम पर। यहाँ पे संगीत रागे जी, दरअसल घुसपैठियों को हटाना, घुसपैठियों की पहचान करना, ये इस पे किसी को आपत्ति नहीं है। घुसपैठियों की पहचान करिए, घुसपैठियों को वोटिंग राइट खत्म करिए, लेकिन आप उसको नतीजे तक पहुंचाइए। कितने घुसपैठियों को आपने अब तक निकाला देश से, इसका कोई आंकड़ा हो तो निकाल कर रखिएगा। असम में भी घुसपैठिए निकाले गए, उसमें से चेक करिए कितने लोगों को देश से हटाया गया।